और आज के इस कार्यक्रम के संयोजक या मैं कहूँ जिनके माध्यम से आज के कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, आदरणीय कर्नल बलदेव सिंह जी, आप अपने नाम के आगे मानव लगाते हैं और हकीकत में वो एक मानव होने की जो प्रक्रिया होती है, क्रिया होती है, जो जिम्मेदारी होती है, उनका पूरा निर्वहन करते हैं। वैसे तो आप सभी कर्नल साहब के नाम और काम से वाकिफ है, लेकिन मैं आप सभी की जानकारी बता दूं कि कर्नल साहब आगामी 21 जुलाई को अपनी जो सैनिक सेवा है उससे सेवानिवृत्त हो रहे हैं और सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद हमेशा एक ट्रेंड होता है कि भाई रिटायरमेंट का प्रोग्राम घर पे अच्छा भोजन बना के रखा जाता है, लेकिन कर्नल साहब ने एक नई पहल करते हुए इन्होंने जनता को पर्यावरण जागरूकता का संदेश देने के लिए जोश से लेकर पचपदा रिफाइनरी तक एक पैदल यात्रा पर्यावरण संदेश का देने के लिए निकाल रहे हैं। तो आप तमाम ग्रामीणों से युवा साथियों से मैं निवेदन करूंगा कि आप कर्नल साहब से इस मुहिम का हिस्सा बने और कर्नल साहब का जो टाइम टेबल जो शेड्यूल होगा वो आप लोगों तक बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। तो आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि आप कर्नल साहब का जो पैदल यात्रा पर्यावरण संरक्षण को लेकर है आप उसका हिस्सा बने, इनको मोटिवेट करें। मैं तो ये उम्मीद करता हूँ, मैं तो आप सभी ग्रामीणों से, अभिभावकों से और सर्व समाज के लोगों से निवेदन करता हूँ कि कर्नल साहब जैसे कर्मठ इस उम्र के अंदर भी एक्टिव एनर्जी और जोश से भरपूर ऐसे मार्गदर्शन, ऐसे समाज सुधारक हमें सदियों में एक आध बार मिलते हैं। तो हम सभी का ये फर्ज और जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी महान आत्मा का, ऐसी महान शख्सियत का हम सभी उनका मोटिवेशन, उनको मोटिवेट करें, उनका सहयोग करें। इन शब्दों के साथ मैं माइक्रोफोन पर आमंत्रित करूंगा आदरणीय कर्नल साहब का कि आप बता रहे हैं, हम सभी को मार्गदर्शित कराएं। परम सम्मानित मंच आदरणीय परम आदरणीय जगदीश जी महाराज, राम मनोहर जी महाराज बाप जी और गांव से पधारे हुए सभी मानवों, प्यारे बच्चों, मैं आज इस मंच के माध्यम से सिर्फ 3 टॉपिक के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। पहला होगा शिक्षा, दूसरा होगा सामाजिक कुरीतियां और तीसरा होगा नशावृत्ति। पहला जो शिक्षा का टॉपिक है, वॉल्यूम बढ़ाओ थोड़ा, वॉल्यूम बढ़ा सकते। पहला टॉपिक हम शिक्षा के बारे में बातचीत करेंगे। हमारे ग्रामीण एरिया के अंदर में शिक्षा की जिस प्रकार से कमी है, या हम कहते हैं कि शहर और गांव के बीच में जो शिक्षा का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस है। हमारा गांव के अंदर में शिक्षा के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। शहरी लोग अपने बच्चों की शिक्षा के लिए इतने प्रयत्नशील रहते हैं कि वो सब कुछ छोड़ करके अपने बच्चों की शिक्षा के लिए पूर्ण व्यवस्था करने के लिए रात दिन प्रयत्नशील रहते हैं। हमें सरकार के ऊपर में निर्भर नहीं रहना चाहिए कि सरकार शिक्षा का बजट बढ़ाएगी। हमें अपने खुद के ऊपर में निर्भर रहना चाहिए कि हम अपने परिवार का शिक्षा का बजट कैसे बढ़ाएं। जब तक हमारा शिक्षा का बजट ठीक से नहीं बढ़ेगा, जब तक हम अपने बच्चों के अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर देंगे, तब तक हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। आज का युग जो पुराने जमाने के अंदर में जिस युग को कहते थे एक मसल पावर का युग था, इसको कहते हैं कि जिसकी लाठी उसी का भैंस। मसल पावर का जमाना, यदि इसकी बाजुओं की शक्ति का जमाना जा चुका है। मसल पावर के बाद में मनी पावर का जमाना आया कि जिसके पास बहुत पैसे होते थे उसकी बहुत बड़ी पूर्ति बोलती थी। पैसे का जमाना भी चला गया है कि बहुत बड़ा पैसा भी आज के जमाने के अंदर में बहुत बड़ा मायना नहीं रखता है। आज का जमाना है ज्ञान युग। इस ज्ञान युग के अंदर में जिस परिवार के अंदर में जिस परिवार के पूरे सदस्य ज्ञानवान बन गए हैं, जिनके अंदर में अच्छी तरह से ज्ञान हासिल कर लिया है, वो समझ लो वो सबसे आगे निकल जाएगा। तो हमको चाहिए कि हम अपने परिवारों की शिक्षा की अच्छी व्यवस्था करें। अब ये आपके सामने प्रॉब्लम आएगी कि शिक्षा के लिए पैसा कहां से लाएं। हम सब ग्रामीण लोग हैं, हमारे पास में छोटी मोटी नौकरियां होती है, या बालेश्वर की खानियां हैं या केरू की खानियां हैं,
या हम ड्राइविंग करके पैसे कमाते हैं, या हम छोटे मोटे ट्रक लेकर के पैसे कमाते हैं, या हम ट्रैक्टर के माध्यम से मध्य प्रदेश या यूपी बिहार में जाकर के और पैसे कमाते हैं। हमारा जो पैसा है ग्रामीण एरिया के लोगों का कमाने का तरीका बहुत मुश्किल भरा तरीका है। बहुत मेहनत से पैसा हम इकट्ठा करते हैं, सही मायने के अंदर में खून पसीना का पैसा है, और उस पैसे को हम सामाजिक कुरीतियों के अंदर में और नशे के अंदर में खर्च कर देते हैं। आप मेरे से जितने सामने भाई बहन बैठे हैं, मुझे ये बताएंगे कि हमारे लिए सामाजिक कुरीतियों के अंदर में या जो सामाजिक फंक्शन होते हैं उसके अंदर में पैसा खर्च करना जरूरी है, या अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा के लिए पैसा खर्च करना जरूरी है? मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ, क्या जरूरी है हमारे लिए? आप कितने लोग कहते हैं कि हमको शिक्षा के लिए पैसा खर्च करना जरूरी है? हाथ खड़ा करो जो चाहते हैं कि शिक्षा के लिए पैसा खर्च करना जरूरी है। ओके, डाउन करो। कितने लोग चाहते हैं कि हमारे शिक्षा तो कोई बात नहीं, जैसी होगी वैसी चल जाएगी, परंतु हमको अपने सामाजिक रीति रिवाज है उनके ऊपर में बढ़ चढ़ करके पैसा खर्च करना जरूरी है? हाथ खड़ा करो आप मेरे सामने जितने भाई लोग बैठे हैं, आप बताओ कि सामाजिक रीति रिवाजों के अंदर में बढ़ चढ़ करके पैसा खर्च करना जरूरी है? एक भी आप आदमी मेरा समर्थन नहीं कर रहे हो, इसका मतलब यह है कि आप चाहते हो कि हम सामाजिक रीति रिवाजों के अंदर में पैसा बढ़ चढ़ करके खर्च नहीं करें, और हम करते हैं ये पैसा बढ़ चढ़ करके खर्च करते हैं। इसका मतलब है कि वो पैसा हम मजबूरी के अंदर में खर्च करते हैं कि वहां पर काको कहीं कहीं, ना पर बड़ो कहीं कहीं, ना पर दुजुड़ा कहीं कहीं। अपन समाज के अंदर में अपना ऊंचा दिखाने के लिए पैसा दिखा देते हैं, पैसा खर्च कर देते हैं। मृत्यु भोज के अंदर में जो पैसा खर्च करते हो आप, उसकी कैलकुलेशन दिखाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा तो आप हैरान रह जाओगे। एक गांव के अंदर में यदि 10-12 मौत भी एक साल में होती है, तो जोधपुर जिले जैसे जिसके अंदर में 1800 गांव हैं, उन गांवों के अंदर में यदि उसकी मल्टीप्लाई करें, एक गांव में 10 मौतें और एक मौत के अंदर में 3 से 4 लाख रुपए का खर्चा, उस खर्चे से मतलब एक गांव के अंदर में 1 लाख में 40 लाख का खर्चा, और पूरे जिले के अंदर में वो ये खर्चा मिला करके 1840 लाख को 1800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तकरीबन 550-600 करोड़ रुपए बनते हैं। ये 600-500 करोड़ रुपए हम ऐसे ही खर्च कर देते हैं, और हमारे बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था ठीक ठाक नहीं हो पाती है। गांव के अंदर में हम अफीम के लिए अपनी जमीन बेच देते हैं, माँ बाप का खर्च करने के लिए जमीन बेच देते हैं, परंतु आज तक मैंने किसी एक भी व्यक्ति को यह नहीं देखा कि अपने बच्चों के शिक्षा के लिए वो जमीन बेच रहा है। एक भी आदमी कोई ऐसा है, किसी के बारे में आपने सुना है तो आप खड़ा करके, हाथ खड़ा करके आप बता सकते हो कि हाँ साहब, उस आदमी ने अपने बच्चों की शिक्षा के लिए जमीन बेची थी? एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा। और मैं आपको गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि जो व्यक्ति अपने बच्चों की शिक्षा के लिए जमीन बेच देगा, उसके बच्चे उसको उससे 10 गुना जाकर के वापस जमीन दे देंगे, परंतु अफीम के अंदर में और मृत्यु भोज के अंदर में खर्च किया हुआ पैसा कभी भी वापस नहीं आएगा। हमको चाहिए कि हम इस प्रकार के सामाजिक बंधनों से ऊपर उठें और इस प्रकार के खर्चों को हम नहीं करें। इसके साथ साथ में हम बढ़ चढ़ करके माहिरा खर्च करते हैं कि अब माहिरा इतना ज्यादा पैसा हम बढ़ा देते हैं, कोई 10 लाख का कर रहा है, कोई 20 लाख का कर रहा है, कोई 25 तोला सोना कर रहा है, कोई 50 तोला सोना कर रहा है, और ये भी सिर्फ अपना नाम ऊपर उठाने के लिए कर रहे हैं कि मेरा नाम ऊपर हो जाएगा तब मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। भाइयों और बहनों, इस प्रकार से पैसा खर्च करके अपने बच्चों की पेट के ऊपर में लात मारने की आवश्यकता नहीं है। आपको चाहिए कि आप अपने बच्चों की शिक्षा के ऊपर में वो पैसा खर्च करें ताकि आपके बच्चों का जीवन स्तर सुधर सके, गांव के लोगों का जीवन स्तर सुधर सके। देश के विकास के लिए देश का मानव संसाधन सुधरना बहुत जरूरी है, और मानव संसाधन सिर्फ शिक्षा के माध्यम से ही सुधर सकता है। मानव संसाधन के अंदर में हमको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। जो परिवार समझ गए, जो एडवांस हैं, वो शहरों में जाकर के बस गए हैं, गांवों में भी हैं, परंतु उनके अंदर में जागरूकता है, वो अपने बच्चों को अच्छी तरह से कोचिंग करवाते हैं, अच्छी स्कूलों के अंदर में, अच्छी कॉलेजेस के अंदर में भेजते हैं, उनके बच्चे तो आगे बढ़ जाते हैं। परंतु एक आम आदमी जिसके पास में सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो दूसरों को देख करके
बढ़ चढ़ करके माहिरा करता है, बढ़ चढ़ करके वो मट्टी भोज करता है, बढ़ चढ़ करके वो शादियों के अंदर में खर्चा करता है, डीजे लेके आ जाता है। तो इस प्रकार से जो पैसा खर्च होता है वो पैसा हमको कहीं न कहीं कमजोर करता है, गांव के लोगों को मजबूत नहीं करता है। गांव के लोगों को मजबूत करने का एक ही तरीका है कि गांव के लोगों की शिक्षा बहुत अच्छी तरीके से हो। आप शिक्षा के अंदर में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं और आप ये सोचें कि बाकी सब चीजें मेरे लिए प्रायोरिटी नहीं है, मेरे लिए प्रायोरिटी मेरे बच्चों की शिक्षा है। और सभी आदमी यदि शिक्षा के अंदर में पैसा खर्च करेंगे, मैं समझता हूं कि गांव के अंदर में परिवर्तन बहुत जल्दी आ जाएगा। मट्टी भोज, आप सोचते होंगे कि आपके माताजी पिताजी के पीछे आपने 50 लाख रुपए खर्च करके 20-30 लाख रुपए खर्च करके आपने इतना बड़ा वो खर्च करके 2000-5000 लोगों को बुला करके आपने खाना खिला दिया, तो आप सोचते होंगे कि उनको कहीं स्वर्ग मिल जाएगा। कहीं स्वर्ग नहीं मिलने वाला है। ये बाप जी बैठे हैं, आप किनसे पूछ सकते हो। धर्मशास्त्र हमारे ये कहते हैं कि आदमी को अपने कर्मों के हिसाब से उसको आगे जगह मिलती है। उस आदमी ने जीवन पर्यंत जैसे कर्म किए होंगे, उस कर्मों के माध्यम से उसने जो आगे अपनी जगह बना दी है, या जो भी आप पुनर्जन्म के अंदर में विश्वास करते हो, तो उसको पुनर्जन्म अपने कर्मों के हिसाब से होना है। ये जो पैसा हम खर्च करते हैं अपनी मूंछों के ऊपर में ताव देने के लिए, हम दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, दूसरों के अंदर में अपने कॉलर को ऊंचा करने के लिए कि हमने इतना पैसा खर्च कर दिया, हमने इतना बड़ा मट्टी भोज कर दिया, इस होड़ से हमको बचना है। कितने आदमी हैं जो मेरी इस बात को समर्थन करते हैं कि हमको इस चीज से बचना चाहिए? कितने आदमी हैं समर्थन करते हैं? बाकी लोग समर्थन नहीं करते हैं। एक बार जरूर दोनों हाथ खड़े करके बताओ कि आप चाहते हो कि गांव के अंदर में पैसा कम हो, खर्च हो, मट्टी भोज और इस प्रकार के दिखावे के अंदर में पैसा खर्च करना कम करें हम। वेरी गुड, थैंक यू। अब आप यदि आप ऐसा मानते हैं कि ये पैसा खर्च फालतू के अंदर में हो रहा है, तो आज इस प्रांगण से आप लोगों को एक शपथ लेके जाना चाहिए कि हम इसके बाद मट्टी भोज नहीं खाएंगे। मैंने आज से 30-35 साल पहले मट्टी भोज नहीं करने की, नहीं खाने की शपथ खाई थी। पिताजी के स्वर्गवास के ऊपर में हमने मट्टी भोज नहीं किया। आज भी ये डिसाइड कर लो, आप लोग डिसाइड कर लो कि भाई हम मट्टी भोज नहीं खाएंगे और नहीं करेंगे। आपको कोई जबरदस्ती करने वाला नहीं है। और उसके बदले के अंदर में आप यदि वो पैसा गांव के विकास के अंदर में लगा देते हैं, तो गांव के 4 चांद लग जाएंगे। एक गांव के अंदर में यदि हम मट्टी भोज से बचा करके लाखों रुपए का डेवलपमेंट कर सकते हैं, ऐसे हॉल बना सकते हैं। देखो ये कितनी बड़ी एक समझदार कम्युनिटी है महेश्वरी समाज, जिन्होंने ये इतना बढ़िया हॉल बना रखा है, जिसके अंदर में हम बैठ करके हम अपना एक आनंद से ये एक मीटिंग कर रहे हैं। इसी प्रकार शहर के माथुर साहब, शहर के महेश्वरी साहब, शहर के जितने भी पढ़ी लिखी कम्युनिटीज हैं, वो पैसा इकट्ठा करके कहीं हॉस्पिटल बना देते हैं, कहीं पे वो हॉस्पिटल के अंदर में एयर कंडीशन चैम्बर्स बना देते हैं, कहीं पे वो हार्ट सेंटर बना देते हैं। तो हम भी अपने गाँव के अंदर में, जो गाँवों के अंदर में सुविधाओं की कमी है, इस प्रकार की कमी हम अपने पैसे से गांव के अंदर में पूरी कर सकते हैं। अपने गांव के अंदर में अच्छे स्पोर्ट्स सेंटर बनवाएं, अपने गांव के अंदर में अच्छी लाइब्रेरीज बनवाएं, अपने गांव के अंदर में बच्चों को स्पोर्ट्स में आगे आने के लिए इंकरेज करें। अपने गांव के अंदर में बच्चे जो पढ़ नहीं सकते हैं, उनके लिए ऐसा फंड का निर्माण करें ताकि वो बच्चे यदि गरीब आदमी है और फीस भरने लायक नहीं है, तो उसके पैसे उसको वहां से मिल जाएं और वो गांव का व्यक्ति आगे बढ़ पाए। जब तक हम इसके ऊपर में हम सिर्फ विश्वास करने से काम नहीं चलेगा, हमको इसके ऊपर में एक्शन लेना पड़ेगा। और ये एक्शन जब तक नहीं लेंगे, तब तक किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। गांधी जी ने एक बात कहा था कि जो आप दुनिया के अंदर में परिवर्तन देखना चाहते हो, ऐसा परिवर्तन आपको घर से शुरू करना पड़ेगा, खुद से शुरू करना पड़ेगा। यदि आप इस प्रांगण के अंदर में आज आए हो और आज अपने दिल से ये आप एक प्रण लेकर के चले जाते हो कि मैं आज के बाद मट्टी भोज नहीं खाऊंगा, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप मट्टी भोज नहीं करोगे। मट्टी भोज नहीं करने के पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं, क्योंकि आप हो सकता है कि आपका भाई नहीं माने, आपका चाचा नहीं माने, आपका ताऊ नहीं माने, आपकी जो होती है वो नहीं माने, परंतु आप नहीं खाना तो आपके हाथ में है। इतने कैसे कितने लोग हैं जो आदमी ये आज ये तैयार है कि आज के बाद हम मट्टी भोज नहीं खाएंगे, जहां जाएंगे हम पानी पी करके वापस आ जाएंगे, चाय पी करके वापस आएंगे, परंतु मट्टी भोज नहीं खाएंगे। हाथ खड़ा करें ईमानदारी से जो चाहते हैं कि मट्टी भोज नहीं खाएंगे।
ये संख्या बहुत कम है। ये संख्या कम होने का अब आप यदि समझते हो कि गांव के खर्चे कम हैं और कम होने चाहिए, परंतु आप उसको आप खुद से लागू नहीं करना चाह रहे हो, तो इसके अंदर में परिवर्तन नहीं आएगा। भाइयों और बहनों, आपको चाहिए कि ये परिवर्तन आप खुद से शुरू करें। जब तक आप परिवर्तन शुरू से नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। तीसरी और अंतिम बात है मेरी, नशा व्यक्ति। अब ये जो नशा हमारे गांव के अंदर में होता है और आज हम कहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत ज्यादा नशा करने लगे, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि उनको नशा किसने सिखाया? मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि उनको नशा किसने सिखाया? ये नशा हमने सिखाया। हम जाजम के ऊपर में नशा परोस देते हैं। जाजम के ऊपर में आपकी अफीम चल रही है, जाजम के ऊपर में आपकी बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, हुक्का सब कुछ चल रहा है। आप सब घोट रहे हो। 1-1 हजार लोग मृत्यु भोज के अंदर में और सभाओं के अंदर में इकट्ठे हो जाते हो, और वहां आपके छोटे बच्चे, आपके जो दादाजी वहां पे अफीम खा रहे हैं, उनके साथ में उनके पोता भी साथ में है। आप जब ये मृत्यु भोज के बैठ करके या दूसरी सभाओं के अंदर में नशा कर रहे होते हैं, तो आपके बच्चे आपको देख रहे होते हैं। आपको जब देख रहे हैं तो उन बच्चों के मन के अंदर में ये आता है कि हाँ, ये नशा बहुत ठीक ठाक बात है, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जब दूर चले जाते हो तो आपने जो सिगरेट या बीड़ी फेंकी है, आपका पोता उठा करके उसको जला करके पीने की कोशिश करता है। तो ये हम जब तक जाजम के ऊपर में नशा खत्म नहीं करेंगे, हमारे बच्चा नशा नहीं देखेंगे तो नहीं सीखेंगे। शहर की जितनी बड़ी कम्युनिटीज हैं, पीड़ित की कम्युनिटीज हैं, माथुर साहब, महेश्वरी साहब या जैन समाज के घर के अंदर में इस प्रकार का बीड़ी, चिलम, तंबाकू, हुक्का, अफीम नाम की कोई चीज उनके घर के अंदर में नहीं देखने के लिए मिलती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी सभाओं के अंदर में इस प्रकार का कोई भी नशा उन्होंने वहां पे शुरू नहीं किया है। अब रही बात है कि गांव के लोग ये जो इतने स्मैक वगैरह अभी पीने शुरू हो गए हैं, एक व्यक्ति एक नशा करता है तो उसको दूसरे नशा करने में भी कोई ज्यादा एलर्जी नहीं होती है। बीड़ी पीने वाला आदमी वो उसमें स्मैक भर करके सिगरेट भी पी लेगा। तो इस प्रकार का जो नशा शुरू से हमने बच्चों को नशे से दूर रखना है और उसको समझाने की आवश्यकता है। जब हम खुद नहीं पिएंगे तो हमारे बच्चे भी नहीं पिएंगे। हम बच्चों के लिए रोल मॉडल बनेंगे। हम जैसा कहते हैं बच्चा हमारी बात को नहीं सुनेंगे। हम जैसे हैं हमको बच्चे उसी प्रकार से फॉलो करेंगे। हमें जरूरत है कि हमें अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बने, हमारे बच्चों के लिए एक उदाहरण पेश करें कि मैं किसी प्रकार का नशा नहीं करता हूँ, मैं किसी प्रकार का मृत्यु भोज नहीं खाता हूँ, मैं किसी प्रकार के दिखावे के अंदर में विश्वास नहीं करता हूँ। तब जाकर के ये अगली पीढ़ी जो ये हमारे दिखावे में विश्वास नहीं करेगी, मृत्यु भोज नहीं खाएगी और नशा नहीं करेगी। अब इसका दूसरा पहलू ये है कि जब हम बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, बहुत सारे जो ये प्राकृतिक रिसोर्सेज है उनको हम खत्म कर देते हैं, इतने सारे प्राकृतिक रिसोर्सेज का दोहन करते हैं कि आने वाली पीढ़ियां इसके लिए बहुत मोहताज रहेगी कि ये आने वाले रिसोर्सेज को यूज कैसे करें। तो हम जितने ज्यादा रिसोर्सेज को मितव्ययता से खर्च करेंगे, उतने ही ये रिसोर्स, जितने प्राकृतिक रिसोर्स हैं वो लंबे टाइम तक चलेंगे। इसी को देखते हुए मैंने रिटायरमेंट के ऊपर में एक 300 किलोमीटर की यात्रा करने का प्लान किया है। और ये यात्रा जो हम जोधपुर से स्टार्ट करके रिफाइनरी, बालोतरा की रिफाइनरी के चारों तरफ चक्कर काट करके मेरे गांव देवपुर के अंदर में खत्म करेंगे। ये रिफाइनरी के चारों तरफ चक्कर काटने का इस यात्रा का मकसद ये हो रहेगा कि इस रिफाइनरी के अंदर में जब 2030 के अंदर में पूर्ण क्षमता आ जाएगी और पूर्ण क्षमता से जब ये ऑयल को रिफाइन कर रही होगी तो उस टाइम इस वातावरण के अंदर में बहुत बड़ी मात्रा के अंदर में धुआं फेंकेगी। ये जो धुआं फेंकेगी तो इससे वातावरण के अंदर में जो एक आर्द्रता है, जो शुष्क नमी है वो खत्म हो जाएगी। और ये नमी खत्म हो जाएगी तो हमारे यहाँ जो बारिश हो रही है उससे भी कम होगी, आसपास का तापमान बढ़ जाएगा और हमारे यहाँ पे ज्यादा अकाल पड़ने शुरू हो जाएंगे। तो हमें चाहिए कि अभी से हम अवेयर हों, क्योंकि ये जो रिफाइनरी का धुआं जितना बाड़मेर की साइड में नहीं जाएगा उससे ज्यादा ये धुआं हमारी तरफ में आएगा। क्योंकि साल के एक लंबे टाइम तक ये जो हवा है पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती है। तो रिफाइनरी के पूर्व की तरफ हमारे जितने गांव आते हैं, हम लोग आते हैं, सिरगढ़ तहसील आती है, ये पचवदरा यहाँ पे आसपास के एरिया आता है, ये ओसिया, फलोदी है, जोधपुर है, लूणी है, ये सब एरिया जो है उस धुएं के क्षेत्र के अंदर में आएगा। तो हमको इस धुएं
धुएं से बचने के लिए हजारों ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की आवश्यकता है। जब हम ज्यादा पेड़ लगाएंगे तो यहाँ का टेम्परेचर कंट्रोल में रहेगा, धुआं कंट्रोल में रहेगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए हम एक अच्छा वातावरण दे पाएंगे। यदि आज से हमने नहीं सोचा तो आने वाले टाइम के अंदर में बहुत देर हो चुकी होगी। टेम्परेचर आज के जमाने के अंदर में 52 तक बढ़ गया है। यही टेम्परेचर यदि नॉर्मल तौर पे 56 डिग्री तक बढ़ गया, वैज्ञानिक ये कहते हैं, रिपोर्ट्स ये कहती है कि ये टेम्परेचर यदि 56 डिग्री तक बढ़ गया तो ये ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघलने शुरू हो जाएंगे। जब ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघलेंगे तो पूरा का पूरा पानी समुद्र के अंदर में आ जाएगा, समुद्र का लेवल ऊपर उठ जाएगा। समुद्र के अंदर में हजारों लाखों टापू है, उसके अंदर में लोग वहां पे रहते हैं। वो लोग वहां से निकल करके फिर जमीन के ऊपर में आ जाएंगे, जमीन के ऊपर में फिर जंगल काटेंगे, कंक्रीट जंगल खड़े करेंगे, मकान खड़े करेंगे और ज्यादा से ज्यादा पेड़ कटेंगे। इस प्रकार से ये इस प्रकार का सर्किल शुरू हो गया तो उस सर्किल को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और ये पूरी मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। इसलिए हमें सभी को, हम सब चीजों को छोड़ करके ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, इसको रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की आवश्यकता है। एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ भारत देश अकेले के अंदर में आज के दिन 500 करोड़ पौधे लगाने की आवश्यकता है। 500 करोड़ पौधे भारत अकेले के अंदर में लगने की आवश्यकता है, तब जाकर के हम इस जो टेम्परेचर है इसको हम स्टेबलाइज कर सकते हैं। नहीं तो ये टेम्परेचर जिस गति से बढ़ रहा है, ये बढ़ने वाले आने वाले समय के अंदर में इसको कंट्रोल करना मुश्किल होगा और पूरी मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। हमारे लिए जीना दुष्कर हो जाएगा। आने वाली पीढ़ियां हम सभी को कोसेगी कि हमारे जो पूर्वजों ने हमारे लिए ये क्या कर दिया कि आज हमारे लिए जीना मुश्किल हो रहा है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आपको फिर रिपीट करते हुए तीनों बातों को कि शिक्षा के ऊपर में ज्यादा ध्यान दें, अपने गांव के अंदर में जितने फालतू के खर्चे हैं उन खर्चों को रोकें और अपने गांव के अंदर में जितना नशा है उस नशे को रोकें। नशे को रोक करके हम अपने गांव के अंदर में एक अच्छा वातावरण तैयार कर सकते हैं। नशे के बारे में मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि ये जो अपन इतनी बड़ी तादाद के अंदर में सभाओं के अंदर में नशा करते हैं, तो हम ये जो तस्कर होते हैं, जो अफीम और गांजा का तस्कर करते हैं, ये डोडों का तस्करी करते हैं, उनके लिए हम एक ओपन मार्केट तैयार करते हैं। क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा के अंदर में जब तस्करी यहाँ पे जब ये खपत होती है तो उनको तस्करी भी वहां से करना भी बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि उनको यहाँ पे मार्केट मिल रही है। एक अभी मैं जोधपुर के एसपी साहब से एक दिन बात कर रहा था तो वो कह रहे थे कि पूरे इंडिया के अंदर में ये जो मारवाड़ रीजन है, स्पेशली इसके अंदर में जोधपुर है, ये तस्करी का बहुत बड़ा अड्डा बन चुका है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे ये सामाजिक बुराइयां हैं कि हम समाज के अंदर में ये अफीम ऑफर करते हैं और स्लोली हमारी यंग जनरेशन भी इस अफीम को खाने के लिए आदी हो गई है और इस प्रकार से हम इन तस्करों के लिए मार्केट देते हैं। यही तस्कर बड़े पैसे कमाते हैं इससे और बड़े पैसे कमाने के बाद बड़ी गाड़ियां देते हैं और फिर वो पॉलिटिशियंस बन जाते हैं, वो फिर एमएलए बन जाते हैं या वो जिला परिषद के सदस्य बन जाते हैं। उन लोगों को जब वो उनको पैसे के माध्यम से जब वो उनको किसी भी प्रकार का प्रोमिनेंस मिल जाता है तो फिर आप स्टेज में बुला करके उनको सम्मान भी करते हो। जब आप तस्करों का या आचार एक व्यक्ति के जिसके किसी के अंदर में किसी प्रकार की कोई क्वालिटीज नहीं है, उन लोगों को स्टेज में बुला करके आप सम्मानित करोगे तो आपकी यंग जनरेशन भी देखेगी कि तस्करी करके पैसा कमा करके बड़ी गाड़ी लेकर के इलेक्शन जीत करके अपने को स्टेज में पहुंचना है। नैतिकता के आधार पर काम करने वाली सोसाइटी खत्म हो जाएगी और आने वाले समय के अंदर में हम लोग एक गर्त के अंदर में जा रहे होंगे। हमें चाहिए कि इसकी इंप्लीकेशन को समझें कि ये जो मृत्यु भोज या नशा है ये कितना डीप है। सिर्फ पैसा ही नहीं है, आप इसको इस पैसे से जोड़ करके नहीं देखें कि सिर्फ पैसा खर्च हो जाता है। पैसा नहीं है, इसके पीछे इतनी बड़ी जो इतना बड़ा बच्चों की छोटी बच्चियों की शादी कर देते हैं, छोटी बच्चियों की शादी कर देते हैं, 17-18 साल की होते ही उसके पेट से बच्चा पैदा हो जाता है। बच्ची तो खुद उसकी शारीरिक रूप से वो इतनी कमजोर है और उससे बच्चा पैदा होगा तो शारीरिक रूप से कमजोर ही होगा। जो शारीरिक रूप से कमजोर बच्चा पैदा होगा तो क्या आप आशा करते हो कि वो कोई बहुत बड़ा अफसर बन जाएगा? क्या उसके अंदर में बहुत बड़ा दिमाग हो जाएगा? क्या वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाएगा? क्या वो बहुत बड़ा IAS IPS बन जाएगा? जब उसका दिमाग ही नहीं डेवलप हुआ है, उसका शरीर ही डेवलप नहीं हुआ है, तो आप किस प्रकार से उन बच्चे को आगे बढ़ाओगे? तो ये
ये जो मृत्युभोज या जो सामाजिक कुरीतियां हैं, इनकी बहुत गहरी एक इसके अंदर में आप डीप स्टडी करोगे तो आपको पता लगेगा कि ये हमारे समाज के लिए बहुत घातक है, बहुत ही बुरा है। इसको हम इन सभी को चीज को समझते हुए इसको हम जल्दी से जल्दी खत्म करें। और अभी हमारे साथ में डॉक्टर भरत जी और कमलेश चंद्रा जी, डॉक्टर भरत 50 विलेजेस के फाउंडर हैं, बाड़मेर से पहुंच गए हैं। कमलेश चंद्रा जी सना इंटरनेशनल स्कूल बीकानेर से आ रहे हैं। इन दोनों का स्वागत हो रहा है और हम चाहेंगे कि उनका जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें। हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए